जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर सीरीज़ इंस्पेक्टर ऋषि के बारे में। दोस्तों इस सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड्स हैं और इसके पहले 5 एपिसोड्स को हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 20 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे थाइनकाडु फॉरेस्ट में एक गाँव था और वो सभी गाँव वाले खुशी खुशी रहा करते थे। रात को अचानक वो गाँव वाले एक स्पिरिट की पूजा करने के लिए एक गुफा में जाते हैं और स्पिरिट की मूर्ति के आगे आकर वो उसके दिए को जलाते हैं और वहाँ पे उन्होंने एक गड्ढा किया होता जिसके अंदर कई सारी लकड़ियाँ थीं और वो एक मशाल जलाकर उस गड्ढे में फेंक देते हैं, जिससे लकड़ियों में आग लग जाती है। उस स्पिरिट का नाम वनराजी होता है, जो कि उनके फॉरेस्ट की स्पिरिट थी और उनके फॉरेस्ट की वो रक्षा किया करती थी। वो सभी वनराजी को उनके फॉरेस्ट को बचाने के लिए खुद की बलि देने वाले थे और एक एक करके वो उस आग में कूद जाते हैं, जिससे उन सभी गाँव वालों की मौत हो जाती है। उसके बाद हम एक पेड़ से वनराजी को निकलता हुआ देख पाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उसके बाद हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है, जहाँ पे उस फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था उस फॉरेस्ट का ख्याल रखने के लिए। उनके हेड्स का नाम होता है सत्या और इरफान और वो अपने 30 इंस्पेक्टर की टीम के साथ उस वन की रक्षा करते थे। जब भी किसी जानवर को चोट लग जाती थी तो सत्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करता था, क्योंकि वो उन जानवरों को अपना परिवार का हिस्सा मानता था। रात को उस जंगल में हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं, जो कि पेड़ों पे कुछ कपड़े लगा रहा था और तभी अचानक उसको कुछ आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो अपने सामने वनराजी को पाता है, जो कि उस पर अटैक कर देती है और उसे जान से मार डालती है। अगली सुबह जब सत्या और उसकी टीम फॉरेस्ट में जब कटा हुआ पेड़ देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ज़रूर यहाँ पे पेड़ काटने वाले लोग आए थे, यानी कि इस जंगल में पेड़ और जानवरों की चोरियाँ हो रही हैं। कुछ देर आगे जाने पर उन्हें उस फोटोग्राफर की लाश मिलती है, जो कि पेड़ से चिपकी हुई थी और उसके चारों तरफ वेब थे, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और वो तुरंत पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद हमें इंस्पेक्टर अय्यनार दिखाया जाता है, जिसकी दादी का हाल ही में देहांत हो गया था। उसके परिवार वालों का ये मानना था कि उसकी बीवी की कुंडली बहुत ही बेकार है, जिसकी वजह से उसे घर में कभी भी खुशी नहीं आ पाई और उसकी दादी की भी मौत हो गई। उसके परिवार ने उसकी बीवी को 2 साल से उससे दूर रखा, इसीलिए उन लोगों ने उसकी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से अय्यनार 2 साल से अपनी बीवी से दूर ही रहता था। अय्यनार को उसकी कॉलीग चित्रा का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि फॉरेस्ट में एक नया केस आया है जो कि उन्हें इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने बाहर से किसी ऑफिसर को बुलाया है। उसे भी कहती है कि वो जानती थी कि ये प्रमोशन वो डिज़र्व करता था, लेकिन उन लोगों ने किसी और ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया और वो बिल्कुल भी इस बात का बुरा ना माने। अय्यनार सुन के बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि वो किसी के अंडर अब काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उस पोस्ट को डिज़र्व करता था, लेकिन वो किसी और को मिल गई थी। उसके बाद अय्यनार और चित्रा उस लोकेशन पे पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्हें ऋषि नाम का इंस्पेक्टर मिलता है, जिसे उस इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया गया था। अय्यनार ऋषि को देखकर बहुत गुस्सा कर रहा था और ऋषि उन दोनों से पूछता है कि आखिर उन लोगों ने इस केस के बारे में क्या पता लगाया। अय्यनार उससे कहता है कि वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता, तो ऋषि उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से जाने देता है। लेकिन तभी अय्यनार वापस आता है और उसे बताता है कि उसने क्या इन्वेस्टिगेशन करी है। वो उसे बताता है कि इस फोटोग्राफर का नाम रॉबर्ट था और रॉबर्ट यहाँ पे फोटोग्राफी करने आया था, लेकिन किसी चीज़ ने उसे मार डाला और मकड़ी की जाली इस पर इस तरह लगी हुई है, जिसे देखकर वो हैरान हो गया था और सोचने लगा था कि आखिर इतने कम समय में मकड़ी की जाली वो कैसे बुन सकते हैं। चित्रा उसे बताती है कि उन्हें यहाँ पर कुछ फूल भी मिले हैं जो कि बहुत ही जहरीले होते हैं, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे आया हो और इसकी स्मेल से वो बेहोश हो गया हो और उसके बाद कातिलों ने उसे जान से मार डाला हो। उसके बाद ऋषि गेस्ट रूम में जाता है, जहाँ पे रॉबर्ट रुका हुआ था और वहाँ पे उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता। सत्या उसे बताता है कि 6 बजे के बाद किसी को भी जंगल में जाना अलाउड नहीं था, लेकिन रॉबर्ट फिर भी जंगल में गया था, इसीलिए वो मारा गया। उसके बाद ऋषि अय्यनार और चित्रा को ऑर्डर देता है कि वो गाँव वालों से जाके पूछताछ करें और जब वो गाँव वालों से पूछताछ करने जाते हैं तो किसी को भी पता नहीं होता कि आखिर रॉबर्ट की मौत कैसे हुई होगी। जब वो एक ढाबे पे पहुँचते हैं तो वो उसके ओनर से पूछताछ करने लगते हैं और जब एक वेटर रॉबर्ट का नाम सुनता है तो वो वहाँ से भागने लगता है और वो तीनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। ऋषि उससे पूछता है कि आखिर वो रॉबर्ट का नाम सुन के भाग क्यों रहा था, तो वो उसे बताता है कि दरअसल रॉबर्ट उनका रेगुलर कस्टमर था और वो सबको अच्छी टिप दिया करता था, जिसकी वजह से वेटर्स डिसाइड नहीं कर पाते थे कि कौन जाएगा उसे खाना डिलीवर करने के लिए। उन्हें बताता है कि जिस रात उसकी मौत हुई वो उसे खाना डिलीवर करने के लिए गया था और रॉबर्ट उसे उसके साथ जंगल में ले गया, लेकिन वो सेपरेट हो गए थे और जब उसने रॉबर्ट के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उसने वहाँ पर वनराजी को देखा था, जिसे देखकर वो डर गया और वो वहाँ से भाग निकला। ऋषि और उसके कॉलीग सुन के हैरान हो जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये किसी स्पिरिट का काम है। इधर रात को कैथी और सेल्वी नाम की 2 फॉरेस्ट इंस्पेक्टर्स फॉरेस्ट में होती हैं और जब वो अपने कैंप में वापस जा रही होती हैं तो सेल्वी के पैर में बेयर ट्रैप लग जाता है और कैथी वहाँ पर आकर उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। उससे कहती है कि वो पास ही कोई पत्थर ढूंढने जा रही है जिससे वो उसे छुड़ा सके और जब सेल्वी वहाँ पर अकेली होती है तो उसे जंगल से कुछ आवाज़ आती है
और तभी वो अपने सामने वनराची को देखती है जो कि उसे पकड़ने के लिए उसके पास आ रही थी। लेकिन जब कैथी उसकी आवाज़ सुनती है तो वो उसके पास पहुंचती है और वो भी वनराची की झलक को देख पाती है और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऋषि एक बहुत ही होनहार इंस्पेक्टर था जिसने खुद ही इन्वेस्टिगेशन करके एक लड़की की जान एक किडनैपर से बचाई थी और इसीलिए उसे ये केस दिया गया था। हम ये भी जान पाते हैं कि दरअसल ऋषि की एक आंख है ही नहीं, वो एक नकली आंख लगाता है क्योंकि एक फाइट के दौरान उसकी आंख में गोली लग गई थी जिसकी वजह से उसकी एक आंख डैमेज हो गई थी। इधर सत्या कैथी और सेल्वी से पूछताछ करता है जहाँ सेल्वी उन्हें बताती है कि उसे वनराची दिखी थी जिसने उन पर अटैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन कैथी इस बात से इनकार कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उसे पागल समझें और वो जानती थी कि उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करने वाला। सत्या सुन के उन दोनों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और वो उन दोनों को कुछ दिनों की लीव दे देता है। इधर ऋषि अय्यनार और चित्रा के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पे उन्होंने उस फोटोग्राफर का पोस्टमार्टम करवाया था। डॉक्टर उन्हें बताती है कि उसकी बॉडी पे कुछ स्ट्रगल के निशान तो थे लेकिन उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि किसी इंसान ने इसे मारा है। उन्हें वहाँ पे जो वेब्स मिले हैं वो भी इंसेक्ट के ही हैं, मानो ही कुछ ही मिनट में उन इंसेक्ट्स ने उस पर वो वेब बना दिया हो। उसके बाद ऋषि अपनी टीम के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाता है जहाँ वो सिमिलर केसेस के बारे में पूछताछ करता है। ऑफिसर उसे बताती है कि एक सिमिलर केस ऐसे पहले हो चुका है जहाँ कुछ महीने पहले एक्सीडेंट की वजह से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी और उसके ऊपर भी उन्हें सेम जाले मिले थे। इधर सेल्वी कैथी से पूछती है कि आखिर उसने सच क्यों नहीं बोला कि उसे वनराची दिखी थी, तो कैथी उससे कहती है कि उनकी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करने वाला। ये सुन के सेल्वी उससे कहती है कि उसका यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, तो अगर वो चाहे तो वो उसके गाँव चल सकती है कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। लेकिन कैथी उससे कहती है कि वो यहीं पर रहना चाहती है और सेल्वी अपना बैग लेकर अपने गाँव चली जाती है। उसके बाद कैथी अपने ऑर्फनेज में जाती है जहाँ पे वो अपनी मदर से मिलती है जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया था। वो मदर बहुत ही बीमार होती है जिसकी हालत देखकर कैथी बहुत ही परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि अगर वो जिंदा नहीं रही तो इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं रहेगा। इधर ऋषि और उसकी टीम उस ड्राइवर की मौत के बारे में गांव वालों से पूछताछ करने लगते हैं और जब वो ड्राइवर के घर पहुंचते हैं तो उसकी वाइफ से वो पूछताछ करते हैं जहां उसकी वाइफ उसे बताती है कि मरने से कुछ दिनों पहले उसके पति बहुत ही अजीब तरह व्यवहार करने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद किसी औरत की आत्मा उसके पीछे पड़ी हुई है और उनको रातों को नींद भी नहीं आती थी। ये सुन के ऋषि हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसे भी वो वनराची नजर आई होगी। वो गाँव वालों से पूछता है तो सब कहते हैं कि वनराची उसी गाँव में रहती है और कुछ लोगों को तो वो दिखाई भी दी है। उसके बाद वो एक डॉक्यूमेंट्री देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि दरअसल हिंदू माइथोलॉजी में ऐसे कई सारे गॉड्स हैं जिनकी पूजा करी जाती है, लेकिन उन्हीं गॉड्स में से कुछ बुरे गॉड्स भी हैं जो कि किसी को भी नहीं बख्शते और उन्हीं में से एक वनराची है। ऋषि अपने घर में जाता है तो अचानक से उसे माइग्रेन होने लगता है और हम देख पाते हैं कि कोई पास्ट की बात उसे खाए जा रही है और वो अपने सामने एक आत्मा को देखता है जो कि उसे डराती है और हम जान पाते हैं कि ज़रूर पास्ट में उसके साथ कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो बहुत डरा हुआ है। उसके बाद हमें एक कॉन्ट्रैक्टर दिखाया जाता है जो कि हरीश नाम के एक इंजीनियर के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर मजदूर काम पे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बताता है कि मजदूरों का ये मानना है कि इस गांव में कोई भूत का साया है, इसीलिए आधे से ज़्यादा मजदूर तो काम पर आ ही नहीं रहे हैं। तो सुन के कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि वो दूसरे स्टेट से कुछ मजदूरों को भेज रहा है और वो उनसे अच्छे से काम कराए। उसके बाद हमें उस कॉन्ट्रैक्टर की बीवी दिखाई जाती है जो कि रात को जंगल के रास्ते अपनी भांजी के साथ घर वापस आ रही थी। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और तभी एक बूढ़ी औरत उसे देखकर अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि वो वनराची से बच कर रहे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसे रात को ऐसे नहीं घूमना चाहिए। वनराची खुद की संतान नहीं पैदा कर पाई थी, इसीलिए वो दूसरों की संतान को छीन लेती है और अगर उसे कहीं भी लोहा नजर आए तो वो लोहा अपने हाथ में रख ले जिससे कि वनराची उसे चोट नहीं पहुंचाएगी। ये सुनकर उसकी भांजी कहती है कि ये बुढ़िया कुछ भी बोलती रहती है और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उसकी भांजी को उसे घर छोड़ देती है और उसके बाद अपने घर जाने लगती है और तभी उसे उस अम्मा की बात याद आती है, इसीलिए वो उसकी घर की फेंसिंग से एक लोहे की कील अपने पास रख लेती है। जब वो आगे जा रही होती है तो उसे कुछ आवाज़ आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे वनराची नजर आती है जो कि पेड़ पर बैठी उसे घूर रही थी। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और तुरंत अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसका पति दारू पी के सो गया है। तभी वो माता की पूजा करती है और वनराची उसके छत पे आ जाती है जो कि उसके पति को उठाकर ले जाती है और वो औरत वहीं पर बेहोश हो जाती है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम उस कॉन्ट्रैक्टर को देखते हैं जिसको जब होश आता है तो वो अपने आप को जंगल में पाता है और उसकी बॉडी पूरी तरह नम होती है जिसकी वजह से वो हिल ही नहीं पा रहा था। तभी उसके सामने वनराची आती है जो कि उस पर अटैक कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन ऋषि अपनी टीम के साथ उस घर के अंदर आता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वो सभी ये देखकर हैरान थे कि आखिर उसके पति को सीलिंग से कैसे कोई ले गया। चित्रा उससे कहती है कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में है और उसे अभी होश नहीं आया है।
और हो सकता है कि शायद उसका पति जिंदा हो तो उन्हें जंगल में जाना होगा उसे ढूंढने के लिए। उसके बाद वो स्निफर डॉग्स को बुलाते हैं ताकि वो उसके पति को ढूंढ सके। और जब वो डॉग्स जंगल में उसे ढूंढने लगते हैं तो अचानक से वो बहुत तेज़ भौंकने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी उन्हें जंगल के अंदर से कुछ बहुत ही भयानक आवाज़ आती है। तभी ऋषि बिना डरे आगे जाता है और उसे उस कॉन्ट्रैक्टर की लाश मिलती है, जो कि सेम उसी पैटर्न में पड़ी हुई थी जैसे कि उस फोटोग्राफर की लाश थी। उसे पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उनसे कहती है कि ये बिल्कुल सेम पैटर्न है और उसकी मौत भी वैसे ही हुई है जैसे उस फोटोग्राफर की मौत हुई थी। तभी अचानक उसके गले के अंदर कुछ हिलता हुआ नजर आता है और जब उसका मुंह खुलता है तो उसके अंदर से कई सारे कीड़े बाहर निकलते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और एक कीड़े को पकड़कर वो इंस्पेक्शन के लिए ले जाते हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट उन्हें बताता है कि ये प्रेइंग मांटिस की फैमिली से हैं और ये ऐसे कीड़े हैं जिनके हाथों से वेब निकलते हैं। ये जहाँ कहीं भी चलते हैं वो उस वेब को निकालते हुए ही चलते हैं और ज़रूर उसकी बॉडी पर इसी प्रजाति के कीड़े आए होंगे जिन्होंने वो वेब्स वहाँ पे बनाए। ऋषि पूछता है कि क्या इन इंसेक्ट्स को ट्रेन किया जा सकता है, तो वो उसे कहता है कि उन्हें ट्रेन करना इम्पॉसिबल है। तभी चित्रा कहती है कि अमेरिका के एक शख्स ने उन कीड़ों को ट्रेन किया था, यानी कि इन कीड़ों को ट्रेन करना मुमकिन है। ऋषि अपनी टीम को बताता है कि जो तीनों बंदे मरे हैं ज़रूर इनके पीछे कोई ना कोई कारण है और इन तीनों की मौत में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है जिसे उन्हें पता लगाना होगा, जिससे वो कातिल तक पहुंच जाएंगे। इधर हमें मंगाई नाम की एक आर्टिस्ट दिखाई जाती है जो कि एक एक्टर थी और वो पुतले भी बनाया करती थी। हम देख पाते हैं कि उसने वनराची के कई सारे पुतले बना रखे थे और तभी उसकी दुकान पर एक लड़की आती है जो कि उस पुतले को लेना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वो लड़की एक टी फैक्ट्री के ओनर की बेटी थी और उसके घर में हम देख पाते हैं कि नौकर चाकर भी हैं, यानी कि उसका पिता बहुत ही अच्छा खासे पैसे कमा रहा था। शाम को उसकी माँ देखती है कि वो छोटी लड़की जंगल की ओर देखकर किसी से बातें कर रही है और जब वो उसे अंदर बुलाती है तो वो उसके रूम में भी देखती है कि वो किसी से बात कर रही थी। उसकी माँ ये बात समझ नहीं पाती और उसे लगता है कि शायद वो खेल रही है और उसे जाते ही हम देख पाते हैं कि दरअसल वो लड़की वनराची का पुतला ले आई थी और वो उसी के पुतले से बातें कर रही थी। रात को जब उस लड़की के माता पिता सो रहे होते हैं तो उन्हें किचन से कुछ आवाज़ आती है और जब वो नीचे जाते हैं देखने के लिए तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। तभी उसके पिता को दूर खड़ी एक परछाई नज़र आती है जिसे देखकर वो डर जाता है और जब वो अपनी बेटी के रूम में जाता है तो उसे वनराची का पुतला नज़र आता है, जिससे उसे लगता है कि शायद ये कोई काले जादू का पुतला है, इसीलिए वो उसे तुरंत जला देता है और उसके बाद सोने के लिए चला जाता है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि अगले दिन वो पंडित जी को बुलाएगी ताकि वो यहाँ पे हवन करवा सके। फिर हमें अय्यनार की बीवी दिखाई जाती है जो कि 2 साल से उससे दूर रह रही थी और वो एक डॉक्टर थी जो कि अपने पिता के साथ ही काम किया करती थी, लेकिन उसके पिता भी उसकी कुंडली को दोष मानते थे, इसीलिए वो भी उससे 2 साल से बात नहीं कर रहे थे। तभी अय्यनार उससे मिलने के लिए आता है तो वो उससे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। तो अय्यनार उससे कहता है कि उसे एक उपाय पता चला है जिससे कि वो दोनों दोबारा साथ रह सकते हैं, लेकिन यमुना रोने लगती है और उससे कहती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो उसे अपने माता पिता को समझाना चाहिए कि वो ऐसी नहीं है। वो उसे कहती है कि वो अकेले ही खुश है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाए। इधर शाम को चित्रा जब अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके माता पिता ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया है, जहाँ पे वो उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवाने वाले हैं और चित्रा अपने माता पिता को मना नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो दुविधा में पड़ जाती है कि आखिर वो क्या करे। रात को वो अय्यनार से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे वो दोनों अपने दुखड़े एक दूसरे को बताते हैं। अय्यनार उससे कहता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। इधर ऋषि अपने घर में होता है जो कि सीलिंग की तरफ बस देखे ही जा रहा था। वो याद करता है कि कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड वीजी के साथ खुशी खुशी रहा करता था और उसने वीजी से कहा था कि उसकी जॉब बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए वो कोई अच्छा लड़का देखकर शादी कर ले, लेकिन वीजी ने उससे कहा था कि अगर वो पहले मर भी गई तो भी वो उसका साथ नहीं छोड़ने वाली। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीलिंग पे दरअसल वीजी की आत्मा है जो कि उसे घूर रही है, यानी कि वो वीजी की आत्मा को हेलुसिनेट कर रहा था और वीजी के साथ ज़रूर कुछ पास्ट में हुआ होगा जिसकी वजह से वो ट्रॉमेटाइज्ड था। इसी के साथ तीसरा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। 4th एपिसोड की शुरुआत में हमें मंगाई दिखाई जाती है जो कि अपनी दुकान बंद करके घर वापस जा रही थी। तभी अचानक उसका पीछा एक बंदा करने लगता है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जब वो अपने घर के अंदर जाती है तो वो बंदा खिड़की से देखता है कि उसके अंदर एक आत्मा आ गई है और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। इधर सत्या अपने ऑफिसर इरफान के घर जाता है उसकी बीवी के हाथ की बनाई हुई मछली खाने के लिए और सभी बैठ के जब लंच करते हैं तो इरफान कहता है कि सत्या को अब शादी कर लेनी चाहिए, जिससे सत्या मुस्कुराने लगता है क्योंकि वो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। इधर अय्यनार अपना सामान पैक कर रहा होता है क्योंकि ऋषि और वो अब जंगल के गेस्ट हाउस में ही रहने वाले थे, क्योंकि वही सही जगह थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और चित्रा को उसने कहा था कि वो बाहर से ही इन्वेस्टिगेशन करे। गाड़ी में ऋषि अय्यनार से पूछता है कि आखिर उसे इस केस के बारे में क्या लगता है, तो अय्यनार उससे कहता है कि उसने वनराची के बारे में पढ़ा है
और उसे लगता है कि शायद सही में कोई वनराची है जो कि ये सब कर रही है। ऋषि उससे कहता है कि वो रिपोर्ट में अगर ये लिखेंगे तो वो सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी उनकी बात पे विश्वास नहीं करने वाला। उसके बाद वो सभी गेस्ट हाउस में जाते हैं जहाँ पे उन्हें रूम दे दिया जाता है और सत्या वहाँ पे कैथी को अपॉइंट करता है ताकि वो ऋषि की इस केस में मदद कर सके। ऋषि जब कैथी की तरफ देखता है तो वो उससे अट्रैक्ट होने लगता है। रात को अय्यनार अपनी वाइफ से कॉल करके माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हर दिन वो उसके बारे में सोचता ही रहता है। उसकी वाइफ भी उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अपने माता पिता के खिलाफ जा ही नहीं रहा था। ये सुन के वो फ़ोन को काट देती है और वो दोनों सो जाते हैं। यह चित्रा जब अपने घर में होती है तो वो अपनी एक फ्रेंड की फ़ोटोज़ देखने लगती है, जिससे हम जान पाते हैं कि दरअसल चित्रा एक लेस्बियन है जो कि अपनी ही एक कॉलेज फ्रेंड को पसंद करती है। तभी अचानक उसकी कॉलेज फ्रेंड का उसे कॉल आता है और वो जब उसकी कॉल उठाती है तो वो उससे कहती है कि दरअसल उसका कोई एग्ज़ाम है जिसके कारण वो वहाँ पर आने वाली है, तो क्या वो उसके घर में रह सकती है। तो चित्रा उसे अलाउ कर देती है। अगली सुबह कैथी ऋषि और अय्यनार को जंगल में लेकर जा रही होती है और ऋषि उससे पूछता है कि वो भी तो उस दिन सेल्वी के साथ ही थी, तो वो बताए कि उसने रांची को देखा था या नहीं। उससे कहती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और उसे लगा कि शायद वो कोई भालू है और वो पक्का यकीन से नहीं कह सकती कि वो रांची थी या नहीं। उसके बाद वो सभी उस कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में पहुँचते हैं जहाँ पे वो छानबीन करने लगते हैं, तो उन्हें उसकी डेस्क में एक सीक्रेट ड्रॉअर मिलता है। उसके बाद वो उस साइट पे जाते हैं जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्टर काम करवा रहा था और तभी ऋषि को जंगल में कुछ नज़र आता है तो वो जंगल की ओर जाने लगता है। वहाँ पे उसे माइग्रेन होने लगता है जिसकी वजह से वो कैथी की आवाज़ नहीं सुन पाता और कैथी उसे लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और वो देख पाता है कि वहाँ पे तेंदुआ और एक सुगर की लड़ाई चल रही थी, इसीलिए कैथी ने उसे वहाँ पर छुपाया था। तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है तो वो लोग एक कैंप में चले जाते हैं और ऋषि कैथी को देखता है जो कि बारिश के मज़े ले रही थी। तभी ऋषि अपनी नकली आंख निकालता है और उसे बारिश के पानी से धोता है और कैथी ये देखकर हैरान हो जाती है। उसके बाद वो सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्टर की वाइफ ने अपना बच्चा खो दिया था और वो कोई भी बयान देने के हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। ऋषि याद करता है कि एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में था और उसने विजी के साथ ब्रेकअप कर लिया था, तो उसके दोस्तों ने उससे कहा था कि वो उससे पैचअप कर ले, लेकिन उसने उन्हें बताया था कि अब वो उससे पैचअप हरगिज़ नहीं करने वाला। तभी उसे विजी का कॉल आया था और जब उसने उसका कॉल उठाया था तो विजी उससे कह रही थी कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी क्यों कर रहा है। जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे विजी नज़र आई और उसने उसे धमकी दी कि अगर वो उसके पास नहीं आया तो वो अपनी जान दे देगी। ऋषि ये सब सोच के परेशान हो रहा होता है और तभी वहाँ पर कैथी आ जाती है, जिसे देखकर ऋषि डर जाता है और वो उस पर चिल्ला देता है। लेकिन कुछ देर बाद वो उससे माफ़ी मांगता है उस पर चिल्लाने के लिए। उसे कहता है कि उसके सर में अक्सर दर्द होता रहता है, तो कैथी उससे कहती है कि वो उसके लिए ब्लैक टी बना कर लाई है और जब वो उसे वो ब्लैक टी पिलाती है तो उसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। कैथी उससे पूछती है कि आखिर उसकी एक आंख कैसे चली गई, तो वो उसे बताता है कि दरअसल लड़ाई के दौरान एक गोली उसके आंख को छू कर निकल गई थी, जिसकी वजह से उसने अपनी एक आंख खो दी थी और उसके बाद उसने बहुत ही ट्रेनिंग करी ताकि वो एक आंख से भी परफेक्टली वर्क कर सके। इधर वो टी फैक्ट्री का मालिक अपने फैक्ट्री में होता है जहाँ पे उसकी वाइफ उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि घर में पूजा है तो वो जल्दी आ जाए, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि उसने जो पुतला जलाया है वो बहुत ही गलत है। उसके बाद रत्नम बाहर जाता है और तभी वो लैंप की तरफ देखता है जो कि जलने बुझने लगता है और जब वो अपनी गाड़ी में बैठता है तो मिरर से वो वनराची को देख पाता है जो कि उसकी गाड़ी के ऊपर आके उस पर अटैक कर देती है और इसी के साथ 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। 5th एपिसोड की शुरुआत में हमें सत्या दिखाया जाता है जो कि पंछियों को दाने डालता है और वो नीली नाम की एक पंछी को अपने पास बुलाता है, जिसे वो चारा डालता है तो वो पंछी वहाँ पर आकर उसका चारा खाने लगती है, जिससे हम जान पाते हैं कि सत्या सच में जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके बाद सत्या को खबर मिलती है कि उनका एक एलिफेंट गायब है, तो वो उसकी तलाश में निकल जाता है और हमें वो एलिफेंट चोर दिखाया जाता है जो कि अपनी गैंग के साथ वहाँ पे एलिफेंट्स को मार के उनके दांत चुरा रहा था। तभी उसका आदमी वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो सभी जल्दी से सामान गैदर करते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर रोड पे उस टी फैक्ट्री ओनर की लाश मिलती है जो कि पेड़ पे लटकी हुई थी और उसके आसपास वेब लगे हुए थे। ऋषि सबसे पहले पूछताछ करने के लिए रथिनम के भाई के पास जाता है, जहाँ वो उसके भाई से पूछता है कि जब उसका भाई मरा तो वो कहाँ पर था, तो वो उनसे कहता है कि वो एक एजेंट से मिलने के लिए कहीं और गया हुआ था। उसे कहते हैं कि वो उस एजेंट का नाम लिखे और उस होटल का नाम लिखे जिसमें वो रुका हुआ था और वो देख पाते हैं कि दरअसल वो बहुत ज़्यादा संकोच कर रहा है, जिससे कि ऋषि समझ जाता है कि वो ज़रूर झूठ कह रहा है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उसे कई बार एक बंदे का कॉल आया जा रहा है और वो उससे कहते हैं कि वो उस कॉल को उठा ले। जब वो उस कॉल को उठाता है तो हम देख पाते हैं कि दरअसल वो एलिफेंट चोर का कॉल है जो कि उससे कहता है कि उसकी पेमेंट कब होगी। वो उससे कहता है कि उसकी पेमेंट हो जाएगी तो वो चिंता ना करे और ये देखकर हम समझ पाते हैं कि दरअसल वो उस चोरों से मिला हुआ है। वो इंस्पेक्टर से झूठ बोलता है कि ये कोई क्लाइंट था इसीलिए वो चिंता ना करें और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
उसके बाद ऋषि जब रथी नाम की गाड़ी को चेक करता है तो उसके अंदर उसे एक बहुत ही लंबा बाल मिलता है, जिसे देखकर वो उसे फॉरेंसिक में भेज देते हैं ताकि पता लगा सके कि आखिर वो बाल किसका होगा। इधर फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को कई सारे कैमराज टूटे हुए मिलते हैं और ये बात जब सत्या को पता चलती है तो उन कैमराज में से वो मेमोरी कार्ड निकालता है, जिसमें सारे मेमोरी कार्ड टूटे हुए थे लेकिन एक मेमोरी कार्ड सही वर्क कर रहा था। इसीलिए वो उसकी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग चेक करता है, जिसके अंदर उसे वनराची नजर आती है जो कि पेड़ के ऊपर से नीचे आ रही थी और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद ऋषि रति नाम के घर जाता है उसकी वाइफ से पूछताछ करने के लिए। अय्यनार उससे पूछताछ करता है जहाँ पे वो लेडी उसे जवाब देती है और ऋषि खिड़की से उसकी बेटी की तरफ देखता है जो कि गार्डन में खोद रही थी। तभी अय्यनार का पेन गिर जाता है तो वो पेन उठाने लगता है और उसे कारपेट के नीचे कुछ नज़र आता है और जब वो कारपेट को हटाता है तो उसके अंदर उसे एक साइन मिलता है, जिससे वो उससे पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई हवन होने वाला था। तो टी फैक्ट्री ओनर का बेटा उसे बताता है कि उसके पिता को लग रहा था कि उनके घर में किसी औरत का साया है, इसीलिए वो हवन करवा रहे थे ताकि वो स्पिरिट यहाँ से जा सके। इधर ऋषि उसकी बेटी के पास पहुँचता है और उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही है। तो वो उससे कहती है कि उसके पिता ने रांची के पुतले को जला दिया था, जिसकी वजह से रांची गुस्सा हो गई और उसने उसके पिता को मार डाला और वो उसे गाड़ रही है और उसकी पूजा करेगी, जिससे कि वो उसके भाई और उसकी माँ को बख्श देगी। ऋषि सुन के हैरान हो जाता है और वो उस पुतले को ले लेता है एविडेंस के रूप में और उसके बाद वो मंगाई के घर में पहुंचता है वहाँ पे सर्च करने के लिए, क्योंकि उस एरिया में वो इकलौती थी जो कि उस पुतले को बनाया करती थी। मंगाई के घर में जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें एक पेटी मिलती है और जब वो उस पेटी को खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें वनराची की कॉस्ट्यूम मिलती है। इस देखकर वो समझ जाते हैं कि यही वो औरत है जो कि वनराची बन के सबको डराती है। वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन मंगाई का ये कहना था कि वो कॉस्ट्यूम उसके प्ले की है, क्योंकि वो एक ड्रामा कंपनी चलाती है और वो प्ले करने वाले हैं और उसने मर्डर्स बिल्कुल भी नहीं किए हैं। वो यही बताती है कि दरअसल वो लड़की खुद आई थी उसके पास वो पुतला लेने के लिए और उसने उसे बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं किया था। रात को सत्या ऋषि को वो क्लिप दिखाता है जिसमें वनराची साफ साफ नज़र आ रही थी। तो ऋषि उससे कहता है कि ज़रूरी किसी ट्रेंड बंदे का काम है, जो कि कोई जिम्नास्ट होगा या तो कोई रोप वॉकर होगा, जिसके लिए करना बहुत ही आसान होगा। तभी वहाँ पर वो नीली चिड़िया आके बैठ जाती है और सत्या उसके हाथ में चारा डालता है और उससे कहता है कि ये चिड़िया बहुत ज़्यादा प्यारी है और चिड़िया ऋषि के हाथ में आकर उन चारे को खाने लगती है। उसके बाद हमें कुछ दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम एक वर्कर को देखते हैं जो कि अपने मालिक की बकरियों का ख्याल रखता था और वो फोटोग्राफर उसके पास आया था एक बकरी खरीदने के लिए। वो उसे ढेर सारे पैसे देता है और उससे कहता है कि वो एक और बकरी को दे दे, लेकिन वो उससे कहता है कि वो अपने मालिक से झूठ बोल के उसे और बकरियां नहीं दे सकता। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे गांव वाले 4 मौतों को देखकर बहुत ही परेशान हो गए थे और उनका ये मानना था कि पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मुखिया उनसे कहता है कि वो लोग चिंता ना करें, वो लोग पुलिस का पूरी तरह सहयोग करेंगे। मुखिया जब घर जाने लगता है तो वो शिवा उसके पास आता है, जो कि उससे कहता है कि उसने अपने मालिक का काम छोड़ दिया है और वो कुछ नई बकरियां खरीदना चाहता है। तभी वो ऋषि को देख लेता है और वहाँ से भाग निकलता है और ऋषि वहाँ पर आया था मुखिया से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि दरअसल मंगाई मुखिया की ही बेटी थी। मुखिया की वाइफ उसे बताती है कि दरअसल मंगाई को नृत्य में बहुत ही इंटरेस्ट था और उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो नचनिया बने, इसीलिए जब वो 19 की हुई तो उसने उसकी शादी करा दी थी और उसका पति बहुत ही पियक्कड़ था जो कि उसे मारा पीटा करता था। इसीलिए मंगाई ने अपना घर और ससुराल छोड़ दिया था और वो कहीं और रहने लगी थी और वो कई सालों से उनसे बात ही नहीं कर रही थी। उसकी माँ ये भी कहती है कि उसकी बेटी किसी का कत्ल नहीं कर सकती। इधर अय्यनार और चित्रा उस नाटक कंपनी के पास जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो लोग सच में वनराची के ऊपर एक प्ले बना रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि मंगाई सच कह रही थी। अगली सुबह ऋषि जब जॉगिंग कर रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और तभी उसे कैथी मिलने आती है तो देखती है कि उसके शरीर पे जोंक लग गई है। वो उस जोंक को बाहर निकालती है और उसका ट्रीटमेंट करने लगती है और वो दोनों इतने नज़दीक होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी ऋषि नदी की तरफ देखता है और वो विजी की आत्मा को उड़ता हुआ देख पाता है। इसे इमेजिन करके वो बहुत डर जाता है और वो कैथी पे चिल्ला देता है, जिससे ही कैथी वहाँ से चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पहले 5 एपिसोड्स की कहानी। इसके आगे 5 एपिसोड्स हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आप उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। अब आगे क्या होता है या आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।